हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लो बाय एएन। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ केस लॉज जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके रिगार्डिंग। और उसके साथ हम सबसे पहले एक क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्योंकि पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या तो प्रोमिस होता है, इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, प्रोमिस क्या होती है, ऑफर क्या होता है, ठीक है, एक्सेप्टेंस कैसे होती है उसके अंदर, और वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कैसे फॉर्म होता है, और इसके इनके साथ ही इनके कोई लैंडमार्क जजमेंट्स क्या क्या है, ये सब पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। ठीक है, आज हम एक बार इसको पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि एक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट ये था कि इन्विटेशन टू ऑफर होता है। ठीक है, क्या होता है? इन्विटेशन टू ऑफर होता है। सॉरी, इनविटेशन टू ऑफर होता है। हमने पढ़ा था कि सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, कि कोई भी इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर के अंदर क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई भी फॉर एग्जांपल डिस्प्ले ऑफ गुड्स है, अगर कोई भी गुड्स डिस्प्ले कर रखी है कुछ भी शॉपकीपर ने, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो ऑफर दे रहा है, नहीं, वो इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है। उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि जो शॉपकीपर है ना, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने अपनी शॉप के अंदर, ये क्या है? शॉपकीपर है। ठीक है, ये है शॉपकीपर, शॉपकीपर है, इसने डिस्प्ले ऑफ गुड्स कर रखी है, और मिस्टर बी उन डिस्प्ले ऑफ गुड्स को देखकर आता है, और मिस्टर बी कहता है कि हाँ सर, ये जो आपने ऑफर दिया मैं इसको एक्सेप्ट कर लिया, आप मेरे को उसको सेल कर दो। तो ये ऑफर, तो ये ऐसा नहीं कह सकता। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है? जो भी गुड्स है ना, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड गुड्स जो है वो डिस्प्ले पे रखी हुई है, तो इसका मतलब, और विद सर्टेन प्राइस टैग, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज विद प्राइस टैग रखी हुई है, तो इसका मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है कि ये जो गुड्स है ना, ये 100 रुपए के अंदर सेल हो सकती है। ये इनवाइट कर रहा है कि कोई भी कंज्यूमर आइए और मेरे को ऑफर दीजिए कि हाँ सर, मैं इस पर्टिकुलर एक्स वाई जेड गुड को इतने रुपए में खरीदना चाहता हूं, तो क्या आप मेरे को सेल कर दो। तो ये जो बी है ना, कंज्यूमर, वो कंज्यूमर खुद आएगा और ये बोलेगा कि हाँ, जो आपकी एक्स वाई जेड पर्टिकुलर जो भी ये गुड्स है वो 100 रुपीज में मैं खरीदना चाहता हूँ। उसके बाद ये बी कहेगा कि हाँ, ये मैं बेचना चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ, मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं है। ये जो एक्सेप्टेंस का पार्ट परफॉर्म करेगा ना, वो मिस्टर ए करेगा, बी नहीं करेगा। बी क्या करेगा? ऑफर करेगा। तो जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स है वो क्या था? इनविटेशन टू ऑफर था। और जब कंज्यूमर उसको देख के आता है तो वो क्या होता है? वो ऑफर होता है। और जब जो शॉपकीपर है वो उसको ऊपर कहता है हाँ मैं आपको दे दूंगा, नहीं दूंगा, वट एवर द जो भी वो कहता है, तो वो जब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं आपको सेल कर दूंगा, तो वो एक्सेप्टेंस में आता है, और वो अगर मना करता है तो डिनाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से, इस एग्जाम्पल की मदद से हम ये समझेंगे कि जो जो शॉपकीपर है ना, वो इनविटेशन टू ऑफर देता है। ठीक है, और जो ये होता है कंज्यूमर, वो जाके देता है ऑफर। तो इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में डिफरेंस होता है। इनविटेशन टू ऑफर ये होता है कि आप आइए, ऑफर दीजिए, और ऑफर का मतलब तो हमने समझा टू क्लोज ए में कि कोई भी एक पर्सन अब दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट करता है, क्या कम्युनिकेट करता है? किसी भी काम को करने या ना करने के लिए, और उसका व्यू क्या होता है उसका, उसमें कि वो असेंट ही मिले उस काम को करने या ना करने के लिए सामने वाले पर्सन की। ठीक है, ये ऑफर, ये क्या होता है? प्रपोजल होता है। तो इसके लिए हम एक केस पढ़ते हैं। इसके लिए हम एक केस समझते हैं इनविटेशन टू ऑफर का, जो एक लैंडमार्क केस है। ये एक लैंडमार्क केस है, और इस केस का पूरा नाम क्या है? फार्मेटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेनियन, फार्मेटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेनियन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड, 1952 का केस है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, पी एस जी पी एस जी पी वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। तो ये किस कब का है? 1952 का। यहाँ पे पीजी जो ये पीजीएसपीएस का फुल फॉर्म क्या है? फार्मेटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, फार्मेटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इस केस के अंदर मैं आपको केस स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट बता देता हूँ कि जो भी ये जो लैंडमार्क केस लॉज है ना, हम इनका एक सेपरेट क्लास बनाएंगे, उसके अंदर उनको पूरा क्लियरली अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो भी लैंडमार्क केस लॉ करेंगे ना, उन केसों का सिर्फ एक व्यू बताऊंगा मैं कि ये इसके अंदर कैसे इंपॉर्टेंट है और इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अपने इनविटेशन टू ऑफर के अंदर। ठीक है, तो जो ये केस, तो इस केस के अंदर ये हेल्ड हुआ था कि जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स है ना, मेयर
क्या हेल्ड हुआ था? मे अ डिस्प्ले ऑफ गुड्स, मे अ डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज नॉट एन ऑफर, इज नॉट ऑफर। ठीक है, मेयर डिस्प्ले ऑफ गुड्स होता है ना, वो ऑफर नहीं होता। मेयर डिस्प्ले ऑफ गुड्स क्या होता है? इट इज इनविटेशन, इट इज इनविटेशन, इनविटेशन टू ऑफर। ये क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर। ये केस है, ये इस केस के अंदर हेल्ड हुआ था कि मेयर डिस्प्ले ऑफ गुड्स है ना, ऑफर नहीं होता। ये क्या होता है? एक इनविटेशन टू ऑफर होता है। ये एक लैंडमार्क केस लो है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छे से पूरा कंप्लीट समझेंगे, एक सेपरेट क्लास। अभी के लिए हम सिर्फ ये समझेंगे कि जो मेयर डिस्प्ले ऑफ गुड्स है वो ऑफर नहीं होता, और वो क्यों नहीं होता वो हमने समझा। क्योंकि ऑफर का मतलब तो ये होता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कहता है, ठीक है, वो खुद से कहेगा। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है कि आप कुछ चीज को दिखा रखे, उसका मतलब ऑफर नहीं है। उसका मतलब ये है कि आप आइए और मेरे को ऑफर दीजिए कि मैं ये चीज खरीदना चाहता हूँ, मैं एक्स वाई जेड गुड्स खरीदना चाहता हूँ, तो आप आइए, ऑफर दीजिए। इनवाइट करता ऑफर के लिए, और ऑफर में तो डायरेक्टली जाके कहता था सर ये मैं पर्टिकुलर एक्स वाई जेड गुड्स खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर के अंदर। ठीक है, तो शॉपकीपर है वो ऑफर नहीं देता, इन्विटेशन टू ऑफर करता है, इन्वाइट करता ऑफर के लिए, और जो कंज्यूमर है वो ऑफर देता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट था, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसका पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है और इसका एक लैंडमार्क केस लो कौन सा है। ठीक है, फिर सॉरी, इसके अगर जो सेकंड पॉइंट है वो हमने पढ़ा था प्रपोजल। ठीक है, फिर प्रपोजल क्या होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन, ये कहाँ डिफाइंड है? अंडर सेक्शन 2 क्लोज ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 2 क्लोज ए के अंदर डिफाइन है कि प्रपोजल क्या होता है। तो प्रपोजल क्या होता है? सेक्शन 2 क्लोज ए बोलता है कि जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है, मतलब कम्युनिकेट करता है किसी दूसरे पर्सन को उसकी विलिंगनेस किसी काम को करने या ना करने के लिए, और उस जो वो कम्युनिकेट करता है उसका व्यू उस कम्युनिकेशन के पीछे ये होता है टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर ऑन सच एक्ट, कि उस जो दूसरे पर्सन को उसने कम्युनिकेट किया है ना कुछ करने या ना करने के काम के लिए, उसके ऊपर उसकी एसेंट एज इट इज, जिस काम के लिए अगर कुछ काम करना चाहता है तो चाहने के लिए, और नहीं चाहता नहीं चाहने के लिए, उसकी एज इट इज असेंट आ जाए, तो उसको क्या बोलता है? प्रपोजल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रपोजल बोलते हैं। ठीक है, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमने जब कल की क्लास में डिस्कस किया था कि प्रपोजल किसे कहते हैं, तब हमने पढ़ा था कि प्रपोजल कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली जो ऑफर होते हैं, ऑफर या प्रपोजल जो भी बोल रहा, वो 4 तरह के होते हैं। 4 तरीके के होते हैं। कौन-कौन से तरीके के होते हैं? वो होता है एक स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टाइप होता है एक तो, ठीक है। दूसरा क्या होता है? जनरल ऑफर होता है, ठीक है। तीसरा क्रॉस, और चौथा होता है काउंटर। तो स्पेसिफिक के अंदर तो हमने समझा कि जब किसी सर्टेन पर्सन को देते हैं ऑफर, किसी सर्टेन पर्सन को आपने ऑफर दिया तो क्या कहलाए? स्पेसिफिक। जनरल ऑफर जो पब्लिक एट ऑल के लिए ओपन होता है, ठीक है। क्रॉस ऑफर जब एक दूसरे को बिना जाने आप ऑफर करते हो, और काउंटर एक दूसरे के बार्गेनिंग करते हो, ठीक है। तो आज हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे इसके अंदर, जो जर्नल ऑफर होता है ना, जनरल ऑफर हमने समझा। स्पेसिफिक में तो मैंने ए पर्सन को कहा कि मैं ये करना, आप ये करना चाहते हो क्या, ठीक है। उसने कहा हाँ, तो स्पेसिफिक पर्सन एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। क्रॉस ऑफर में भी स्पेसिफिक पर्सन, काउंटर ऑफर में भी स्पेसिफिक पर्सन। लेकिन जनरल ऑफर में सामने वाला पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, तो कब हम मानेंगे कि सामने की तरफ से एक्सेप्टेंस आ गई, कि सामने वाले पर्सन ने इसको कब एक्सेप्ट कर लिया है, कब उसकी एक्सेप्टेंस मानेंगे। तो जनरल ऑफर में ये होता है कि जब जनरल ऑफर के अंदर आप जो भी पर्टिकुलर टर्म्स या कंडीशन स्पेसिफाई करते हो, या कोई ऐसे रूल्स बताते हो कि अगर कोई भी पर्सन इसको काम को करेगा तो उसको क्या माना जाएगा? एज एक्सेप्टेंस माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया था, मिस्टर ए है ना, मिस्टर ए का डॉग लॉस्ट हो गया, मिस्टर ए का डॉग लॉस्ट हो गया। मिस्टर ए ने ये एडवर्टाइज किया कि जो भी मेरे कुत्तों को लाके मुझे सबसे पहले देगा, मैं उसे क्या दूंगा? 1000 रुपए एज ए इनाम भी दूंगा। मिस्टर बी आते हैं और मिस्टर बी आके ए को अपना कुत्ता उनका कुत्ता लौटा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही उन्होंने कुत्ता लौटाया, ठीक है, बी को नॉलेज थी। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है कि बी को नॉलेज होनी चाहिए इसकी। और जब बी को इसकी नॉलेज थी, बी आके अपना कुत्ता बी ए को उसका कुत्ता लौटाता है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अब एक्सेप्टेंस ने वर्बली तो बोला नहीं, लेकिन बाय द कोर्स ऑफ कंडक्ट, ठीक है, बाय द कोड ऑफ कंडक्ट, उसके कंडक्ट से ये शो हो गया उसने, क्योंकि जो कंडीशंस डाली थी कि जो सबसे पहले लाके देगा, तो सबसे पहले कौन लाके दिया? मिस्टर बी। तो मिस्टर बी ने क्या कर दिया? उसकी कंडीशन को फुलफिल कर दिया, और जब एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक केस था, ये बहुत लैंडमार्क केस लो है, ठीक है। इसके लिए भी हम सेपरेट क्लास करेंगे। केस का नाम था कार्लिल, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल
कंपनी, ठीक है। ये केस था 1891 से 1940, ठीक है, 1891 का केस है, बहुत पुराना केस है और लैंडमार्क केस है ये, ठीक है। इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या कहा था, हम इसकी सिर्फ रूलिंग पढ़ेंगे अभी, तो मेजरली कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने क्या बोला वो पढ़ेंगे हम। कोर्ट ने इस केस के अंदर क्या बोला था, कोर्ट ने कहा था कि जब भी जो जनरल ऑफर होता है ना, तो उस केस में एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी, जो भी आपने स्पेसिफाई कर रखा है ना, जो भी स्पेसिफाइड कर रखा है रूल्स रेगुलेशन रिगार्डिंग, अगर उन रूल्स रेगुलेशन को फुलफिल कर देता है ना पर्सन, तो उसके अंदर एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, ठीक है। पर्सन को जिसने भी परफॉर्म किया है उसको डायरेक्टली आके, और जिसने जनरल ऑफर दिया है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने जनरल ऑफर दिया है, ठीक है, तो मिस्टर बी को ये आके कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है कि हाँ सर मैं आपका ये ऑफर एक्सेप्ट करता हूं और अब मैं इसको काम कर रहा हूं, नहीं। आपने जो मिस्टर ए ने जो भी जनरल ऑफर में कंडीशन रखी है कि एक्सवाइजेड कंडीशन पूरी कर लेगा तो वो हो जाएगा, तो उस केस के अंदर बी के द्वारा जब भी वो एक्सवाइजेड कंडीशन कंप्लीट कर लेगा तो उसको एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, ठीक है। तो इस केस में कोर्ट ने ये बोला था सबसे पहले कि जो भी ये टर्म्स एंड कंडीशन दे रखा है ना, अगर आप उसको फुलफिल कर लेते हो ना, तो जो कंडीशन को फुलफिल कर लेते हो उसको अमाउंट को एक्सेप्टेंस माना जाएगा, ठीक है। और वो उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए जिस सीक्वेंस में जनरल ऑफर के लिए दिया गया है, ठीक है। और कोर्ट ने सेकंड पॉइंट ये बोला कि जनरल ऑफर के केस में जो एक्सेप्टेंस देते हैं ना अपन, एक्सेप्टेंस के लिए डायरेक्टली आके कन्वे करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कन्वे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप उस कंडीशन को उनके रूल्स को परफॉर्म कर दोगे तो उसको क्या माना जाएगा, उसको कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा जनरल ऑफर, ठीक है। हमने समझा प्रपोजल क्या था, हमने रिवाइज कर लिया प्रपोजल क्या होता है टू सेक्शन टू क्लोज ए के अकॉर्डिंग। और जो जनरल ऑफर होता है, तो जनरल ऑफर के केस में एक्सेप्टेंस कब माना जाता है, उसका लैंडमार्क केस जो हमने पढ़ा, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी, ठीक है, 1891 का केस था ये, ठीक है, हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था नंबर थर्ड पॉइंट पे फॉर्मेशन और कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है, सबसे पहले इन्विटेशन टू ऑफर हो सकता है, और सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि ऑफर होता है, ऑफर के बाद क्या होती है, प्रॉमिस, ऑफर के बाद क्या होता है, प्रॉमिस। अब प्रॉमिस कब होती है, जब आप ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, जब आप क्या करो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। ऑफर पे जब आप एक्सेप्टेंस दे देते हो किसी भी ऑफर पर, तो वो क्या कहलाता है, वो बन जाता है प्रॉमिस, बन जाता है, क्या हो जाता है, प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। तो डायरेक्ट के अंदर सेक्शन, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 2 क्लोज बी के अंदर डिफाइन है प्रॉमिस क्या होती है, इसके अंदर कोर्ट ने क्या बोल, सॉरी, डायरेक्ट के अंदर क्या डिफाइन है, डायरेक्ट के अंदर डिफाइन है जब भी जो पर्सन जिसको ऑफर दिया गया है, जिसको प्रपोजल दिया गया है, वो पर्सन अपनी कम्युनिकेट कर देता है असेंट किसके ऊपर, डेयर टू का मतलब क्या था, डेयर टू का मतलब ये था कि जो भी उसने ऑफर दिया है ना उसके ऊपर। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो ऑफर दिया है उसके ऊपर प्रॉमिस होनी चाहिए, तो ऑफर दिया है उसके ऊपर प्रॉमिस होनी चाहिए, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नॉलेज ऑफ ऑफर या फिर प्रपोजल, नॉलेज ऑफ ऑफर या फिर प्रपोजल, ठीक है, कि जो प्रोमिसी है ना उसको नॉलेज की ऑफर होनी चाहिए, सॉरी, नॉलेज होनी चाहिए ऑफर की या फिर प्रपोजल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या अगर किसी पर्सन को नॉलेज ना हो और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट का वो पर्टिकुलर परफॉर्म काम कर दे, तो क्या उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा, जी नहीं माना जाएगा। और ये कहाँ पे डिफाइन, ये कब हेल्ड हुआ, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट केस है और लैंडमार्क जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट था, नाम क्या था इसका, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, 1913 का केस है ये, 1913 का एक लैंडमार्क जजमेंट है। और इस केस के अंदर कोर्ट ने ये बोला था कि किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए क्या होनी चाहिए, नॉलेज। विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, ठीक है, बिना नॉलेज के एक पर्सन उसको एक्सेप्टेंस नहीं आनी जाएगी, ठीक है। और इसको ये लैंडमार्क जजमेंट मैंने बताया कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सेपरेट क्लासेस बनाएंगे, उसके अंदर कंप्लीटली हम समझेंगे कि किसका मतलब, कौन से केस के अंदर क्या हेल्ड हुआ और इसके फैक्ट्स क्या थे, लीगल पॉइंट्स क्या थे, हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता 1913 का केस था और इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या बोला, किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दैट ऑफर, आपको उस ऑफर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने समझा, ठीक है। उसके बाद जो हमने समझा
फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका 4 पॉइंट हमने समझा कि एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एग्रीमेंट डिफाइन कहाँ है? अंडर सेक्शन 2 क्लोज ई के अंदर डिफाइन है, जहां पे क्या बोलता है? कोई भी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस जो कि क्या करता हूं? फॉर्म करता हूं कंसिडरेशन में, कंसिडरेशन को फॉर्म करता हूं। कोई भी प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस जो भी कंसिडरेशन को पार्ट को फॉर्म करता हूं, अराइज करता हूं, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? एग्रीमेंट कहलाता है। और नंबर 5 लास्ट पॉइंट की कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म होगा। ये कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर डिफाइन है। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर डिफाइन है। और ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि एवरी एग्रीमेंट विच इज, जो कि क्या हो? एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिबल बाय लॉ हो, वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ये हमने समझा सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर। तो एनफोर्सिबिलिटी के लिए हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 10। और सेक्शन नंबर 10 4 इंग्रेडिएंट्स बताता है, और वो क्या बोलता है? नंबर फर्स्ट, कि किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। नंबर 2, पार्टीज क्या होती है? कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, मतलब पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3 पॉइंट क्या होना चाहिए? लॉफुल ऑब्जेक्ट विथ लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट विथ लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। और नंबर 4 पॉइंट की नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। ठीक है, वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। ये 4 पॉइंट होने चाहिए किसी भी एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बनाने के लिए। तो हमको अब ये बहुत क्लियरली समझ में आ गया कि कोई सी भी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे नंबर फर्स्ट इन्विटेशन होता है किसी भी ऑफर का, उसके बाद प्रपोजल होता है। ठीक है, इन्विटेशन होता है, प्रपोजल होता है, फिर एक्सेप्ट, फिर प्रॉमिस होती है, और प्रॉमिस जब एक्सेप्ट हो जाती है वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है वो क्या हो जाता है? जो भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है वो क्या कहला जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। सेक्शन 10 के इसमें इंग्रेडिएंट्स हमने पढ़ा। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ते हैं, आगे हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं कि क्या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसकी इंटेंशन जरूरी है? क्या इंटेंशन, हम समझते हैं, क्या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए इंटेंशन जरूरी है? इंटेंशन मतलब मेंस रिया, क्या मेंस रिया इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बाध्य करवाने के लिए? तो ये हमारा इसका एक लैंडमार्क केस लो है, वो है बेल्फोर, सॉरी, इसका लैंडमार्क केस लो है, हम इसका लैंडमार्क केस लो लिखते हैं। केस का नाम क्या है? बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। ठीक है, ये केस का 1919 का केस है ये। इस केस के अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट, इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए वो अपने सन को ये बोलते हैं, मिस्टर ए अपने सन को ये बोलते हैं कि अगर आप 12th के अंदर 95% ला दोगे, 95% से अगर आप पास हो जाओगे 12th के अंदर, तो मैं आपको रॉयल इनफील्ड बाइक दिलाऊंगा, ठीक है, रॉयल इनफील्ड बाइक में दिलाऊंगा। अब सर, जो ए का सन है वो 95% से पास हो जाता है, और वो कहता है अपने पिता को, अपने फादर को बोलता है कि मैंने आपने जो बोला था, वो आपने ऑफर दिया था, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और कंसिडरेशन के तौर पे 95% बन चुके हैं मेरी तरफ से, तो आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, मुझे रॉयल एनफील्ड बाइक दिलानी पड़ेगी। तो इस केस के अंदर मिस्टर ए इज नॉट बाउंड, ए बाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके अंदर ए की कोई इंटेंशन नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। अगर कोई भी अपने सन को बोलता है तो उसके पीछे उसका कोई इंटेंशन नहीं होता है। ठीक है, इट इज नॉट एन अबाउट इंटेंशन। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कौन से केस के अंदर हमको समझ में आया, कौन से केस में हेल्ड हुआ?
बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, 1919 का केस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये हम सबको पता होना चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन, और आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी इशू अराइज हो तो प्लीज पोस्ट मी कमेंट and we will definitely resolve that your query. So that's all for today. Thank you everyone.